नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एमसीक्यू सीरीज के पाठ संख्या 11 में मैं लोकेश डागुर फिर से हाजिर हूं कुछ नए प्रश्नों के समावेश के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2500 प्रश्नों की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें से 10 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 11वें पार्ट में चलते हैं कुछ नए प्रश्नों पर। और दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 में वर्णित क्षमादान शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा है? असत्य। कौन सा कथन पूछा है दोस्तों? ये पूछा है दोस्तों असत्य कथन। और एक मिनट, इस पर आपको विशेष फोकस रखना है। जब भी कोई एग्जाम में प्रश्न आए तो सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, पहला जो बिंदु है वो है राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। दूसरा है राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। ऑप्शन है एक व दो दोनों। ऑप्शन बी केवल एक सही, केवल दो सही। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्नों को अच्छे से देखना है, हर प्रश्न कुछ नया लेकर आया हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कहता हूं, मेरा प्रयास रहता है कि एक जो आपकी सीरीज है ना, पार्ट है, उसमें मैं एक टॉपिक, जैसे आज की क्लास में विशेष फोकस रहने वाला है राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति से संबंधित सारे के सारे प्रावधान, सारे के सारे अनुच्छेद आपको इसी क्लास में कवर होने वाले हैं। बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो देखो अनुच्छेद 72 है ना। अनुच्छेद 72 में क्या है आपको खूब पता है। अनुच्छेद जो 72 है दोस्तों, अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। क्या है? राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। और राष्ट्रपति की जब आप क्षमादान शक्तियां पढ़ोगे अनुच्छेद 72 में, तो इसमें 5 प्रकार से क्षमा प्रावधान हैं। 5 प्रकार के क्षमादान प्रदान कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा। जिसमें देखो, एक है क्षमा, है ना, फिर है प्रविलंबन, दूसरा टाइप, है ना। इसके बाद आप देखोगे विराम, परिहार, और एक है साथियों लघुकरण। ये 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में वर्णित हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षमा प्रदान कर सकता है। प्रश्न कहता है कि क्षमादान के संबंध में असत्य कौन सा है, बता दो। तो दोनों के दोनों ये जो वो हैं, बिल्कुल शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सेकंड प्रश्न आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते? देखो, जितने भी प्रश्न है ना, बहुत अच्छे प्रश्न है, किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए प्रश्न है, और एक टॉपिक को कवर कराने का मेरा प्रयास रहता है। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है नए राज्य का निर्माण। जब आप देखोगे अनुच्छेद 1 पढ़ोगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में आपने खूब पढ़ा है दोस्तों, संघ व राज्य क्षेत्र है भाग 1 में। और अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 तो कहता है क्या कि भारत राज्य का वो क्या है? संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन शब्द कहाँ आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। और 1 से 4 में आप पढ़ोगे कि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय जो वर्तमान में क्षेत्र है उसमें है क्या किया जा सकता है? कोई नए राज्य का गठन किया जा सकता है। नए राज्य की सीमा में, न्यायिक क्षेत्र में बदलाव भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 वर्णित करता है भारत की संचित निधि संबंधी विधेयक जो हैं वो धन विधेयक और भूमि अधिग्रहण संबंधी विधेयक। दोस्तों, ये जो चारों के चारों विधेयक हैं, एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से ये बताओ कि पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं किया जा सकता है बताओ? सारे के सारे जो आर्टिकल है ना, ये विधेयक हैं, ये सारे के सारे विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। तो देखो, इसमें से कोई नहीं, ये इसका
आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये जितने भी चार दे रखे हैं ना, इन चारों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए होती, अर्थात चाहिए होती है। ये सारे के सारे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही पेश किए जाते हैं। ऑप्शन इसमें जो डी ऑप्शन है ये गलत था, इसकी जगह ये था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आप राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा पेश कर सकते हो। पेश नहीं कर सकते, पेश तो करेंगे लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, पेश नहीं किया जा सकता, है ना। इसका मतलब ये सारे के सारे जो विधेयक हैं, ये सारे के सारे विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ही संसद में पेश किए जाते हैं, सदन में पेश किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लें, और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की वही क्षमादान शक्तियां भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं। अभी हमने प्रश्न देखा था पहला, और अनुच्छेद 72 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 72 में वर्णित क्षमादान की शक्तियां, जिसमें कितने प्रकार के क्षमादान दे रखे हैं, 5 प्रकार के क्षमादान दे रखे हैं। क्षमा है, परिहार है, प्रविलंबन है, विराम है और लघुकरण है। ये 5 प्रकार के क्षमादान अनुच्छेद 72 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। साथ में कुछ अनुच्छेद हैं, इनमें भी वर्णित कर लें। अनुच्छेद 123 की बात करें तो ये अध्यादेश की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के द्वारा ये उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्यायालय है। क्या है? परामर्शी न्यायालय है। आर्टिकल 143 जो है इसके द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एक परामर्शी न्यायालय है, अर्थात राष्ट्रपति उससे किसी भी विषय में परामर्श पूछ सकता है ना, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है मानने के लिए। बात करें अनुच्छेद 80 की, अनुच्छेद 80 में दोस्तों क्या है, राज्यसभा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 80 में। साथ में ये भी तीनों के तीनों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 72 में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लें, अनुच्छेद 123 में वर्णित राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की शक्ति की जो है वो अधिकतम अवधि हो सकती है, अधिकतम 6 माह हो सकती है, या सदन की पुनः बैठक के बाद 6 सप्ताह हो सकती है। ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ें, 1 व 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, बता दो। ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं दोस्तों। अनुच्छेद जो 123 है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की शक्ति का वर्णन है, और अध्यादेश आपको पता है जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन नहीं चल रहा हो और तुरंत कोई ऐसे कानून की आवश्यकता हो देश में आकस्मिक, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करेगा, और यह अध्यादेश दोस्तों अधिकतम 6 माह, या अगर जब सदन की बैठक हो जाएगी उसके 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। इसलिए 1 व 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये था अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अगला प्रश्न देख लें, और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अभी हमने देखा था आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति है किसकी, अध्यादेश की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। 213 की बात कर लें तो ये राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान करता है कि राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी कर सकता है, और इसमें अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग का प्रावधान है। कौन से में? वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 108 की बात कर लें, अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक, सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। आशा करता हूं सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, बता दो। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13 है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 कौन सा है, 1 मिनट, अनुच्छेद 80 के खंड 3 में वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में
12 सदस्यों को मनोनीत करता है। साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जो वो साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित व्यक्तियों को कितने 12 व्यक्तियों को 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के 80 के खंड 3 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले आपको पता है लोकसभा में भी एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जा सकता था 2 को, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्तमान में ये जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो वर्तमान में समाप्त हो गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सभापति, उपसभापति के पद की रिक्तता की स्थिति में राज्यसभा के किसी सदस्य को सामूहिक सभापति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। देखो क्या कहना चाह रहा है प्रश्न में कि अगर राज्यसभा है और राज्यसभा में आपको पता है पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों प्रश्न है कि अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त है तो दोनों की रिक्तता की अगर स्थिति है तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा, कोई भी सदस्य को सामूहिक सभापति के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 91, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 80 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 95। अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 91 में वर्णित है कि अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 91 के तहत किसको, किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त कर सकता है राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 79 में आपको पता है 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और एक और है 95। और 95 में वर्णित है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेम स्टोरी है कि जिस प्रकार अनुच्छेद 91 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पद की रिक्तता होते हुए राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में नियुक्त कर देगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 95 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की रिक्तता होते समय लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 95 में। चारों के चारों आर्टिकल क्लियर होंगे। अगले प्रश्न को देखें और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ऐसे कौन भारत के राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ऑप्शन 4 आपके सामने हैं। चारों के चारों ऑप्शंस में से एक राष्ट्रपति जी ऐसे हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, श्री रामनाथ कोविंद, नीलम संजीव रेड्डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दोस्तों बताएं। नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बार ये राष्ट्रपति चुनाव हार भी चुके हैं और निर्विरोध दूसरी बार क्या चुने गए थे, राष्ट्रपति चुने गए थे निर्विरोध। ये 3 फैक्ट इनके संबंध में आपको याद रखने हैं, 3 तथ्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, एक बार हार चुके हैं और अगली बार निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं नीलम संजीव रेड्डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? शपथ बताइए। अनुच्छेद 60 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 61, अनुच्छेद 62 ऑप्शन नंबर सी और अनुच्छेद 63 ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात हुई है शपथ की, किसकी? शपथ की। तो शपथ दोस्तों देखो, शपथ के प्रावधान अगर अनुसूची से पूछ लें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 3, कौन सी? अनुसूची
3 है, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। अब दोस्तों अनुसूची 3 में कौन कौन सी शपथ का प्रावधान है, केंद्र में कौन और राज्य में कौन। अब देखो केंद्र में सबसे पहले कौन है, कोई एमपी है अर्थात सांसद, है ना। सांसद पद का उम्मीदवार, जैसे अभी इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन के लिए जितने भी एक जैसे एक संसद क्षेत्र है उसमें जितने भी मेंबर इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, है ना, उन सब की पहली बार वो सब पहले क्या लेंगे, उम्मीदवारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में। राज्यों में बात करें तो विधायक अर्थात एमएलए, है ना, एमएलए पद का उम्मीदवार या एमएलसी पद का उम्मीदवार, है ना, तो एमएलसी पद का उम्मीदवार भी कौन सी अनुसूची 3 में वर्णित है, इसकी शपथ का प्रावधान। इसके बाद ये जो एमपी है, ये सांसद है, ये चुन लिया जाता है। जैसे सपोज करो एक संसदीय क्षेत्र में 10 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए, उन 10 में से चुना कौन जाएगा, एक। तो देखो जब पहली बार वो 10 इलेक्शन में खड़े होंगे तो शपथ लेंगे, इसमें अनुसूची 3 के तहत। जब उनमें से एक इलेक्ट हो जाएगा एमपी सांसद, तो वो भी अनुसूची 3 में प्रावधान है। ये एमएलए या एमएलसी बन जाएगा, इस शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है। इधर क्या होगा, इसको मंत्री बना देंगे, क्या बन जाएगा, मंत्री। इसकी शपथ का प्रावधान, अगर कोई एमएलए या एमएलसी में से मंत्री बन जाता है राज्य विधानमंडल में, तो इसकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। अगली शपथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज, कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है और हाई कोर्ट के जज की शपथ का प्रावधान भी किसमें है दोस्तों, हाई कोर्ट के जज की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है। एक है इसमें कैग, कैग की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। तो पदाधिकारियों की जो शपथ है अगर अनुसूची पूछें तो अनुसूची आ जाएगी दोस्तों कौन सी, 3 में। लेकिन 3 में शपथ का प्रावधान इतने पदाधिकारियों का है। यहां पर प्रश्न क्या था, राष्ट्रपति की शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है, तो किस में है, अनुच्छेद 60 में। क्लियर है दोस्तों, शपथ से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। शपथ का प्रावधान राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है और देखो राष्ट्रपति की शपथ तो है अनुच्छेद 60, है ना। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 और राज्यपाल की शपथ है वो है अनुच्छेद 159। ये 3 पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, आर्टिकल्स में है। क्लियर है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 की बात कर लें तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है ना, जैसे कोई राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया और जैसे ही 5 वर्ष की अवधि पूरी होगी उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, ये अनुच्छेद 62 में वर्णित है। और एक और प्रावधान है अनुच्छेद 62 में कि सपोज करो कोई आकस्मिक स्थिति आ गई, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, इन कंडीशन में अगले राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में करवाना आवश्यक होता है, ये भी प्रावधान अनुच्छेद 62 में है। अनुच्छेद 63 में मिलता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, क्या पढ़ोगे आप, उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। आशा करता हूं सारे के सारे प्रावधान आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित कितनी बार किया जा सकता है, बता दो एक बार। भाई भारत का कोई राष्ट्रपति है, क्या है, भारत का कोई राष्ट्रपति है और उस भारत के राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित कितनी बार किया जा सकता है, एक बार, एक बार तो हो ही जाएगा। नंबर ए 2 बार, नंबर बी 3 बार, ऑप्शन नंबर सी 4 बार या कोई निर्धारण नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जब 57 आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 57 में वर्णित है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए कोई भी प्रावधान तय नहीं किए गए हैं, अर्थात कितनी भी बार किया जा सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। लेकिन बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में दोस्तों एक राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये अमेरिका के संविधान में प्रावधान है।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन को लेकर किसी भी प्रकार का प्रावधान उल्लेख नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 63। अभी हमने पिछला प्रश्न भी देखा था, तो पिछले प्रश्न में देखो 60 में थी शपथ, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभियोग। क्लियर है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ले ली? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, इसकी प्रक्रिया हमने भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की है? अमेरिका से। और मैं बार बार आपको बताता हूं, न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान आपसे पूछें, आप बेहिचक अमेरिका टिक करके आओगे, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन है ना, रिट है, वो सारे के सारे प्रावधान हमने कहां से ले लिए? अमेरिका से ले लिए। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से रिलेटेड अब महाभियोग की बात करें दोस्तों, तो ये जो महाभियोग है ये हमने अमेरिका से ले लिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। 62 में अभी हमने देखा ही था कि 62 में क्या है, अगर राष्ट्रपति का मतलब वो समय अवधि के लिए, जैसे समय अवधि पूरी हो गई, तो जब कोई राष्ट्रपति है उसकी सपोज करो 5 वर्ष की जो वो है अवधि है, पदावधि, वो पूर्ण होने वाली है, तो उससे पहले इलेक्शन हो जाएंगे। कोई आकस्मिक स्थिति आ गई है तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होता है, अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अगला प्रश्न देख लें, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच कौन करेगा? देखो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई निर्वाचन से संबंधित विवाद हो गया है, उस विवादों की जांच ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। देखो ऑप्शन नंबर सी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का कोई मतलब ही नहीं है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय उस विवादों की जांच करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी, है ना। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? बता दो दोस्तों। समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में वर्णित होंगी, अर्थात कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 54, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 55। दोस्तों बता दो, देखो अच्छे से बात करें, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में वर्णित है कि भारत का राष्ट्रपति, जो हमारी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो उसमें निहित होंगी। हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये वर्णन है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 में वर्णित है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 54 की, अनुच्छेद 54 में है निर्वाचक मंडल। क्या है? निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में वर्णित है। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? निर्वाचन की प्रक्रिया। और निर्वाचन की प्रक्रिया आपको पता है कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। दोस्तों चारों के चारों जो आर्टिकल्स हैं ये मेरे अनुसार क्लियर हो गए होंगे आपको, एक भी डाउट आपका रहने वाला नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक ही क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनको क्लियर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है, देखो ये सारे के सारे प्रश्न है ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 54 में, है ना। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है, अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन की प्रक्रिया, और अनुच्छेद 52 में है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये 4 आर्टिकल्स हमने अभी पढ़े थे। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, बहुत अच्छा है, निर्वाचक मंडल से रिलेटेड।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होते हैं? एक पर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अच्छे से प्रश्न को पढ़ें। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। और क्या पूछा है? कौन सदस्य नहीं होते हैं? अर्थात राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता है। तो इसमें पूछा है जो भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी 4 और 5। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 और 5। और 4 और 5 में देखोगे आप संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। दोस्तों मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। क्लियर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 और 5। अगला प्रश्न देख लें, निम्न में से कौन भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति हैं? भारत रत्न किस किस राष्ट्रपति को मिल गया है? तो आप बताएं। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1, डॉक्टर राधाकृष्णन 2, और ऑप्शन नंबर 3 पर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 पर हैं एपीजे अब्दुल कलाम और 5 पर हैं डॉक्टर KR नारायणन। तो दोस्तों आप बता दो कौन कौन है। 1 2 3 सही हैं, 1 2 3 4 सही हैं, 1 2 3 4 5 सही हैं सभी की सभी, या केवल 1 व 2 सही हैं। दोस्तों आपको पता है भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है ना। और अब तक कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल गया है? तो दोस्तों 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। वो 6 राष्ट्रपति कौन कौन से हैं? देख तो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको मिला है क्या? बिल्कुल मिला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इनको भी क्या मिल चुका है? इनको मिल चुका है भारत रत्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, है ना, इनको भी मिल चुका है। चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो वो है बीवी गिरी। बीवी गिरी जी को भी क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। 5वें की बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। और 6वें राष्ट्रपति हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी को भी क्या मिल चुका है? क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। ये 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया है। अब आप देख लो, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बिल्कुल हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी बिल्कुल हैं। जाकिर हुसैन जी बिल्कुल हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल हैं। KR नारायणन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो KR नारायणन हैं इनको क्या मिला है? इनको भारत रत्न नहीं मिला है। प्रणब मुखर्जी हैं, इनको भारत रत्न मिला है। क्लियर है दोस्तों? भारत रत्न प्राप्त करने वाले अब तक जो राष्ट्रपति हैं वो 6 हैं। आशा करता हूं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो में बस अंत तक बने रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, ऐसा मेरा आपसे वो है निवेदन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? अभी प्रश्न पूछा था भारत रत्न किसको मिला है? 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। हाँ, तो आपको पता है दोस्तों, अभी प्रश्न था
कि निम्न में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न, और अब पूछ लिया कि ऐसे राष्ट्रपति कौन हैं जो उपराष्ट्रपति के रूप में भी जिन्होंने कार्य किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर के.आर. नारायणन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूछा क्या है? नहीं किया था। बताओ। ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। इस प्रश्न का राइट आंसर तो हो जाएगा डी। लेकिन बात कर लें दोस्तों, अब तक कुल कितने उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो अब तक दोस्तों कुल 6 उपराष्ट्रपति हैं, है ना। 6 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन आपको पता है पहले उपराष्ट्रपति थे और ये क्या बने बाद में? राष्ट्रपति बन गए। तो 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। एक मिनट। दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने भी क्या किया है? काम किया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। बात कर लें तीसरे राष्ट्रपति जी की, बीवी गिरी, जिनको भारत रत्न भी मिला था। ये भी क्या हैं? बीवी गिरी हैं, ये भी पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो चौथे जो वो हैं वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ये भी पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और 5वें थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी पहले उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति। और दोस्तों एक हैं के.आर. नारायणन। कौन है? के.आर. नारायणन। ये 6 उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। तो दोस्तों 6 ही ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न मिल चुका है और 6 ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 6 के 6 डॉक्टर राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर बीबी गिरी है, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन। ये 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में जाके क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 360 के तहत अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 भी बार नहीं। बताएं। प्रश्न को पढ़ें। अनुच्छेद 360, अब इससे देखो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 360 जो है ना, उसमें किसका वर्णन है? वित्तीय आपातकाल का। किसका वर्णन है? वित्तीय आपातकाल। और दोस्तों अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी 1 भी बार नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल का वर्णन 3 अनुच्छेदों में मिलता है, 352 में, 356 में और 360 में। आगे के प्रश्न में शायद पूरा डाटा क्लियर कर दूंगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थान हो जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत। 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। और 360 में है वित्तीय आपातकाल। ये 3 अनुच्छेदों में आपातकाल का वर्णन है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देख लें। और अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट, ये रहा। अगला प्रश्न है आंतरिक अशांति, शांति नहीं अशांति के नाम पर मिस्टेक हो गई है। आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा इंदिरा जी के द्वारा पीएम रही थी, कब की गई थी? आपको प्रश्न आरएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आरएस प्री 2018 में ये प्रश्न आया था कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा, आपको पता है आंतरिक अशांति के नाम पर जब तीसरी बार आपातकाल लगेगा तो तीसरी बार आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर लगा था। और ये कब लगा था? ऑप्शन नंबर ए 26 जून 1975, ऑप्शन नंबर बी 27 जून 1975, ऑप्शन नंबर सी 25 जून 1975, ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1975। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जून 1975 को। कब? 25 जून 1975 को इंदिरा जी पीएम थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने घोषणा कर दी आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में आपातकाल की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लें, ये रहा। अनुच्छेद 356, अभी 352 पढ़ा था। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? अधिकतम जो अवधि है वो कितनी है? 6 माह, किंतु संसद द्वारा प्रति 6 माह पश्चात
स्वीकृति देने पर अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, अधिकतम 4 वर्ष। अब आप बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अनुच्छेद 356 है ना, ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है, राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल की उद्घोषणा कर देगा। अनुच्छेद 356 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इसकी सामान्यतः अवधि होती है 6 माह, लेकिन अगर संसद द्वारा प्रति 6 माह के बाद स्वीकृति मिलेगी तो अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहले तो 6 माह के लिए लगेगा, लेकिन अगर संसद अनुमोदन कर दे प्रति 6 माह के बाद, लेकिन अधिकतम कितने साल लग सकता है, तो अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लें 271। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की अधिकतम अवधि, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 356 की अधिकतम अवधि अलग है और 352 की अधिकतम अवधि अलग है ना। पढ़ते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की अवधि कितनी हो सकती है, 6 माह, किंतु संसद द्वारा प्रति 6 माह पश्चात स्वीकृति प्रदान करने पर अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। 1 वर्ष अधिकतम या 3 वर्ष, केवल एक सही है, 1 व 2 सही है, 1 2 3 सही है, या केवल 3 सही है। बता दो कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या तीनों सही है, बता दो। देखो जो 352 है वो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये कितनी बार लगा है अब तक, 3 बार लगा है ना। सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, आंतरिक अशांति थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होगा और आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह इसमें जोड़ा जाएगा। युद्ध के और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर वर्तमान में स्थिति तो यह है, लेकिन जब 1975 में आपातकाल लगा, 44वें संविधान संशोधन से पहले 1978 तक ये आंतरिक अशांति के नाम पर भी लग सकता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और आंतरिक अशांति के नाम पर जो शब्द था उसको हटा दिया और कौन सा आ गया, सशस्त्र विद्रोह। बात करें कितने माह तक, तो देखो प्रारंभ में 6 माह तक लगेगा, लेकिन अगर संसद प्रति 6 माह पश्चात स्वीकृति प्रदान करती रहे तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 352 में सीमा का निर्धारण नहीं है, अनिश्चित काल के लिए आपातकाल रह सकता है। और अनुच्छेद 356 में अधिकतम अवधि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल की है 3 वर्ष। सामान्यतः 6 वर्ष के लिए लगाया जाएगा, लेकिन प्रति 6 माह के पश्चात संसद अनुमोदन करेगी, उसके बाद अधिकतम 3 वर्ष तक है 356। और 352 में अधिकतम अवधि बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 272। अनुच्छेद 352 के तहत सर्वप्रथम आपातकाल कब लगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद 352 है ना। अब अनुच्छेद 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया। और राष्ट्रीय आपातकाल बताओ कंडीशन क्या है, एक तो युद्ध हो जाए है ना, दूसरी कंडीशन क्या है, बाह्य आक्रमण हो जाए है ना, बाह्य आक्रमण हो जाए, और तीसरी कंडीशन वर्तमान में क्या है दोस्तों, तो वो है सशस्त्र विद्रोह है ना। लेकिन 1978 से पहले इसमें क्या शब्द था, इसमें आंतरिक अशांति शब्द थी, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आंतरिक अशांति शब्द हट गया है और वर्तमान में क्या है, सशस्त्र विद्रोह है। क्लियर है। अब देखो पूछा क्या है प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन नंबर बी 20 अक्टूबर 1962, ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर 1962, ऑप्शन नंबर डी है 25 अक्टूबर 1962। चारों के चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखें और दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपातकाल की डिटेल में बात कर लें। देखो अनुच्छेद 352 कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में वर्णन क्या है, वर्णन है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का है ना। राष्ट्रीय आपातकाल, एक तो इसको आर्टिकल आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, एक ये क्लियर हो गया होगा डाटा कि अब तक कितनी बार लग गया,
तो अब तक दोस्तों ये लग गया भारत में 3 बार। कितनी बार लग गया? अब इनकी थोड़ी सी डिटेल आप देख लें। देखो प्रथम बार कब लगा, है ना? तो प्रथम बार का अभी प्रश्न था, है ना, 26 अक्टूबर 1962 से, कब से? 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा है। राष्ट्रपति कौन है बता दो? राष्ट्रपति हैं राधा कृष्णन जी। कौन है? राधा कृष्णन। और पीएम कौन है? पीएम है 1962 में, बताओ लगते समय कौन थे? जब आपातकाल लगा तो थे जवाहरलाल नेहरू जी। बात करें दूसरी बार की, है ना, है ना, दूसरी बार। अब दूसरी बार जो आपातकाल है ये कब लगा है दोस्तों? तो ये लगा है 3 दिसंबर 1971 से, 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च, है ना, सॉरी, है ना, 1971, है ना। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति आपको पता है दोस्तों, इस समय कौन थे? इस समय थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। और पीएम थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। बात कर लें तीसरे आपातकाल की, तो तीसरा आपातकाल आपको खूब पता है, प्रश्न भी आया था। 25 जून 1975 से प्रारंभ होगा और ये काफी लंबे समय तक चला था, 21 मार्च 1977 तक। कब तक? 21 मार्च 1977 तक। पीएम इंदिरा गांधी जी हैं। और राष्ट्रपति कौन है बताओ? राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति जी हैं। ये हैं आपके तीनों के तीनों आपातकाल अनुच्छेद 352 में तहत। ठीक है, बात कर लें अगले प्रश्न की। सुमेलित कीजिए, एक साइड आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, एक साइड आपको उनसे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360। आप बताओ 352 में क्या है? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, बिल्कुल। युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, बिल्कुल सही है। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल सही है। ये तो कहने का मतलब ये है कि एक का बिल्कुल मिलान करना है, एक का ए से, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल अगर हो गया है, क्या हो गया है? विफल हो गया है, तो उसकी विफलता पर आपातकाल लगेगा। और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न पढ़ लें। अगला प्रश्न है दोस्तों 274। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है बताओ? अभी क्लियर डाटा किया था पूरा। 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब तक 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है, वो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल और केवल 3 बार भारत में लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार भारत में लगा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का दोस्तों। एक साइड आपातकाल दे रखे हैं, दूसरी साइड उनके राष्ट्रपति दे रखे हैं। अभी ये भी प्रश्न क्लियर किया था। देखो प्रथम आपातकाल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। दूसरे आपातकाल में बीबी गिरी जी थे। तीसरे आपातकाल में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर देखो, पहले का मिलान करना है बी से, पहले का ए मिलान हो रहा है, ये तो वैसे ही गलत है। पहले का मिलान बी से बिल्कुल, दूसरे का ए से और तीसरे का सी से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान थे हमारे संविधान में, उनको लेकर विस्तार से चर्चा की थी। कुछ प्रश्न जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भी समावेश था। इसी प्रकार अगली नेक्स्ट सीरीज आपको फिर उपलब्ध कराऊंगा नए 25 प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों के साथ साझा करें और वीडियो को पूरी देखा करें। कोई अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम, वो आपको रिप्लाई 100% देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।